आपका बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। इसमें हम आज ब्रिटेन के संविधान से स्टार्ट करेंगे। आज हम ब्रिटिश संविधान का विकास कैसे हुआ इसके बारे में बात करेंगे। ब्रिटेन यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या करीब 7 करोड़ के आसपास है। ब्रिटेन में लोकतंत्र का जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ वो ब्रिटेन में हुआ। सामान्य तौर पर हर देश में जो संविधान पाया जाता है वो लिखित पाया जाता है, लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है इसका निर्माण एक निश्चित समय पर संविधान निर्माण सभा के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। प्रारंभिक स्तर पर ब्रिटेन में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी और यदि हम वर्तमान में देखते हैं तो यहाँ लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। राजतंत्र से लोकतंत्र शासन व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है। ब्रिटेन के संविधान का निर्माण एक साथ नहीं हुआ है। ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है जो कि आज अपने स्वरूप में जो दिखाई देता है वो 1400 वर्ष के से निरंतर चलती आ रही प्रगति के आधार पर ये विकसित हुआ है। संवैधानिक विकास की दृष्टि से ब्रिटिश संविधान के इतिहास को हम 6 युगों में विभाजित करते हैं। पहला युग है एंग्लो सैक्सन काल। यह 5वीं शताब्दी से 1066 ईस्वी तक का माना जाता है। एंग्लो सैक्सन काल से पूर्व ब्रिटेन में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, लेकिन राजतंत्र से में जो थोड़ा बहुत परिवर्तन आया वो सबसे पहले एंग्लो सैक्सन काल में आया। एंग्लो सैक्सन काल में जो राजतंत्र शासन व्यवस्था थी उसको नियंत्रित किया गया। राजा की जो शक्तियां थी उनको मर्यादित एंग्लो सैक्सन काल में सबसे पहले किया गया। इसके लिए एंग्लो सैक्सन काल में ब्रिटेन जमोट नाम की एक संस्था का निर्माण किया गया था, जिसमें कि प्रभावशाली सामंतों, सरदारों और बिशपों आदि को सम्मिलित किया गया था और ये राजा को सलाह देने का कार्य करते थे। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी। अतः एंग्लो सैक्सन काल से राजा की शक्तियों को सीमित इन 2 संस्थाओं के द्वारा, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के द्वारा और ब्रिटेन जमोट संस्था के द्वारा नियंत्रित किया जाने लगा। दूसरा काल है नॉर्मन एंजीवन काल। नॉर्मन एंजीवन काल का समय 1066 ईस्वी से 1153 ईस्वी तक का है। एंग्लो सैक्सन काल में जो राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था थी, केंद्रीय स्तर पर तो राजा के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता था और स्थानीय स्तर पर भी शासन व्यवस्था का संचालन अलग किया जाता था। एंग्लो सैक्सन काल की इस व्यवस्था में स्थानीय आधार पर जो संगठन था वो मजबूत था और केंद्रीय स्तर पर जो संगठन था वो निर्बल था, क्योंकि सामंत और सरदार उस पर राजा पर नियंत्रण रखने का कार्य करते थे। नॉर्मन एंजीवन काल में एंग्लो सैक्सन काल की जो केंद्रीय स्तर पर जो निर्बल संगठन था उसको बदलने का कार्य नॉर्मन राजा विलियम के द्वारा किया गया। विलियम ने केंद्रीयकृत शासन को मजबूत बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा पर नियंत्रण रखने के लिए एंग्लो सैक्सन काल में जो ब्रिटेन जमोट संस्था बनाई गई थी उसको समाप्त कर दिया था और राजा की शक्तियों को केंद्रीकृत कर दिया था। लेकिन क्योंकि प्रशासनिक कार्य काफ़ी अधिक था और अकेले राजा के द्वारा नीति निर्धारण और ये सब संभाले नहीं जा सकते थे, इसलिए राजा की सहायता के लिए राजा विलियम के द्वारा 2 संस्थाओं की स्थापना की गई थी, मैग्नम कॉन्सिलियम और क्यूरिया रेजिस। मैग्नम कॉन्सिलियम तो राजा को कानून निर्माण या नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करने का कार्य करती थी और क्यूरिया रेजिस जो संस्था थी वो राजा को सलाह देने का कार्य करती थी, प्रशासन में सहायता देने का कार्य करती थी। आगे चल के क्यूरिया रेजिस से प्रिवी काउंसिल और प्रिवी काउंसिल से कैबिनेट का विकास हुआ था। तीसरा जो काल है उसको
प्लेंटेगेनेट काल का और लंका ऑस्ट्रियन काल कहा जाता है। प्लेंटेगेनेट काल का समय 1153 से 1399 ईस्वी तक है और लंका ऑस्ट्रियन काल 1399 से 1445 तक का माना जाता है। नॉर्मन काल में दो संस्थाएं स्थापित की गई थी, मैग्नम कॉन्सिलियम और क्यूरिया रेजिस। प्लेंटन काल में हेनरी प्रथम जो राजा थे, उन्होंने नॉर्मन काल में स्थापित इन दो संस्थाओं में कुछ सुधार किया। उन्होंने क्यूरिया रेजिस जो कार्य था, जो संस्था थी, उसको दो भागों में विभाजित कर दिया। क्यूरिया रेजिस को दो भागों में जो विभाजित किया, उसके अंतर्गत प्रशासनिक कार्य करने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई जिसको कि प्रिवी काउंसिल कहा गया, और न्यायिक कार्यों के संपादन के लिए एक्सचेकर नामक संस्था की स्थापना की गई। अर्थात क्यूरिया रेजिस को दो संस्थाओं में विभाजित कर दिया गया, एक तो प्रिवी काउंसिल के रूप में और एक एक्सचेकर के रूप में। इस काल में सम्राट जॉन को अपने शासन संबंधी कार्यों को संभालने के लिए धनराशि की आवश्यकता महसूस हुई और इसलिए उन्होंने जनप्रतिनिधियों को बुलाया और इस जनप्रतिनिधियों को कि कितना कर लगाया जाए या नहीं किस मात्रा में लगाया जाए, इसके लिए जनप्रतिनिधियों को बुलाया। और इसके बाद ब्रिटेन में ये सिद्धांत स्थापित हुआ कि प्रतिनिधि के बिना कर नहीं, अर्थात प्रतिनिधियों, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सलाह के बाद ही कर राजा के द्वारा कर लगाया जा सकता है। इस समय ही मैग्ना कार्टा आया। 1199 में राजा जॉन इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठे। सामंत इनसे खुश नहीं थे क्योंकि ये बहुत अत्याचारी शासक थे और सामंतों ने इनके विरुद्ध एक विद्रोह किया और आपस में मिलकर उन्होंने राजा जॉन को एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। ये जो अधिकार पत्र है, इसको हम मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र के द्वारा कहते हैं। मैग्ना कार्टा के द्वारा सामंतों के कोई नए अधिकार स्थापित नहीं किए गए थे, लेकिन इसके द्वारा सामंतों के जो लंबे समय से अधिकार, परंपरागत रूप से जो अधिकार चले आ रहे थे, उसको इस मैग्ना कार्टा में मान्यता प्रदान की गई। अब राजा जब भी चाहे सामंतों के अधिकार को छीन नहीं सकते थे, क्योंकि मैग्ना कार्टा के द्वारा सामंतों के अधिकार को लिखित रूप से मान्यता प्रदान की गई थी। इसलिए मैग्ना कार्टा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में मैग्ना कार्टा के द्वारा सामंतों को जो अधिकार प्रदान किए गए थे, वो धीरे धीरे सामान्य जनता के अधिकार भी हो गए थे। और मैग्ना कार्टा की इसके अलावा महत्ता इस दृष्टि से भी है कि इसने राजा की निरंकुशता का अंत करा, सामंतों और जनता के अधिकारों को प्रतिपादित करा, जनता को स्वतंत्रता, मैग्ना कार्टा सिद्धांत जनता की स्वतंत्रता और अधिकारों का मूल आधार बना। इसलिए ब्रिटिश इतिहास में मैग्ना कार्टा का बहुत महत्व है। प्लेंटन काल में दूसरी संस्था पार्लियामेंट का उदय हुआ। पार्लियामेंट का उदय 1262 में हुआ, लेकिन मुख्य रूप से पार्लियामेंट का उदय 1295 ईस्वी से माना जाता है, जब राजा एडवर्ड प्रथम ने कर प्रस्तावों पर सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के लिए पादरियों और सामंतों के अतिरिक्त नगरों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया। क्योंकि इससे पहले सामंत वर्ग से ही राजा के द्वारा सलाह लेने का कार्य किया जाता था, लेकिन प्रथम बार जनता के प्रतिनिधियों को, नगरों के प्रतिनिधियों अर्थात जनता के प्रतिनिधियों को भी इसमें बुलाया गया। इसलिए जनता के प्रतिनिधियों के रूप में एक संस्था का उदय हुआ, जिसमें कि सामंत वर्ग भी था, सामान्य जनता के प्रतिनिधि भी थे और पादरी भी थे। तो इसको पार्लियामेंट के प्रथम बार पार्लियामेंट का उदय इस समय में हुआ। इसलिए प्लेटन काल और लंका ऑस्ट्रियन काल ब्रिटेन के संविधान के विकास के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काल है। चौथा काल है ट्यूडर काल। ट्यूडर काल का समय 1485 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक माना जाता है। 1485 में हेनरी ट्यूडर ब्रिटेन के शासन पर विराजमान हुए। ट्यूडर सम्राट बहुत अधिक शक्तिशाली और योग्य थे। उन्होंने सामंतों को नियंत्रित करने का कार्य किया।
लेकिन जनता के हित को दृष्टि में रखते हुए शासन किया। ये इस समय की बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, राजकीय शक्ति पोप के नियंत्रण से मुक्त हो गई। इससे पहले राजा के ऊपर कहीं ना कहीं पोप और चर्च का नियंत्रण था, लेकिन ट्यूडर काल में राजकीय शक्ति धार्मिक या चर्च से मुक्त हो गई। ये इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। पांचवा काल है स्टुअर्ट काल। इसका समय 1603 ईस्वी से 1714 ईस्वी तक माना जाता है। महारानी एलिजाबेथ का कोई निकट संबंधी नहीं था, इसलिए स्कॉटलैंड के राजा जेम्स प्रथम गद्दी पर बैठे। जेम्स प्रथम के बाद उनका पुत्र चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा। चार्ल्स प्रथम बहुत शक्तिशाली राजा बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो संसद थी उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया और देवी अधिकारों तथा विशेष अधिकारों पर बल देना शुरू कर दिया। इसलिए 1688 में चार्ल्स प्रथम संसद और चार्ल्स प्रथम के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और 1688 में संसद ने चार्ल्स प्रथम से अधिकार याचना पत्र को मनवाने में सफल हुई। अधिकार याचना पत्र, जिसको हम पिटीशन ऑफ राइट भी कहते हैं, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा राजा की शक्तियों पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए गए। और लेकिन चार्ल्स प्रथम ने अधिकार याचना पत्र को अपनी स्वीकृति तो प्रदान कर दी, लेकिन उन्होंने इसको माना नहीं। इसके परिणाम स्वरूप संसद ने इसका विरोध करा और संसद के विरोध करने पर सम्राट ने संसद को भंग कर दिया और 11 वर्ष तक संसद के बिना शासन करा। ऐसी स्थिति में संसद और सम्राट के मध्य आपसी झगड़े की स्थिति आ गई दोनों पक्षों के मध्य। और 1642 से लेकर 1645 तक ब्रिटेन में गृह युद्ध चला। इस गृह युद्ध में संसदीय नेताओं की जीत हुई और चार्ल्स पर मुकदमा चलाकर 1649 में उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1649 से लेकर 1658 तक ब्रिटेन में गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र की स्थापना होने के बाद ब्रिटेन में राजतंत्र तथा लॉर्ड सभा का अंत कर दिया गया और क्रॉमवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना की गई। 1658 में क्रॉमवेल की मृत्यु हो गई और क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र और लिखित क्योंकि गणतंत्र ब्रिटिश नागरिक जो निवासी जनता थी उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं था, क्योंकि वो लंबे समय तक राजतंत्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहे। अतः पुनः क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद पुनः 1660 में चार्ल्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स द्वितीय को गद्दी पर बैठाया गया, जिन्होंने 1685 तक राज्य किया। और प्रीवी काउंसिल, अब इनके समय में प्रीवी काउंसिल एक बड़ी संस्था हो गई और क्योंकि प्रीवी काउंसिल एक बड़ी संस्था थी, इसलिए चार्ल्स द्वितीय ने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक समिति से परामर्श लेना शुरू करा, जिसे कवाल कहा गया, और बाद में इसी कवाल से कैबिनेट का उदय हुआ। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में हैबियस कॉर्पस एक्ट पारित किया गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि बिना अभियोग चलाए किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद नहीं किया जा सकता। खत्म कर।